हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथ सिलेक्शन सीरीज का नया लेक्चर जो कि रहने वाला है लेक्चर नंबर 23। हमने 1 से लगाकर 22 तक के लेक्चर ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं, जिसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे थे, एसएससी सीजीएल 2024 की जितनी भी शिफ्ट आई हुई है हम लोग एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं सबको। हम लोग 25 क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में स्ट्रेटजी पूरा का पूरा आपका स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है, ट्रिक्स क्या हो सकती है, एक एक करके हम लोग सारा का सारा डिटेल में डिस्कस करते हुए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने भी पहले के लेक्चर नहीं देखे 1 से 22 तक के, वो भी लेक्चर आप इस लेक्चर को देखने के बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया तो आप मान लीजिए कि आपका 80% काम हो गया। एसएससी का ज्यादातर जो पैटर्न रिपीट होता है वो पूरा का पूरा पीवाईक्यू बेस ही होता है। ठीक है, तो आपको अगर 2023 और 24 के पीवाईक्यूज अगर आपके पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बहुत है आपके लिए। आप उतना कर लीजिए, बाकी मॉक से हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा अच्छा। तो आपको पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा कमांड बनानी है, तो ये पूरी की पूरी अगर आप सीरीज देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसएससी किस टाइप के सवाल पूछती है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी जो है पीवाईक्यू आपको पता ही है कि पीवाईक्यू बेस के ऊपर ही ज्यादातर सवाल रहते हैं। हमारा आज हम जो कर रहे हैं 19 सितंबर की शिफ्ट 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैथ सिलेक्शन सीरीज है हमारा ये, उसके अंदर में हम लोग को ये जो है पीवाईक्यूज 2025 के सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए कर रहे हैं और 23 नंबर हमारा ये लेक्चर है। ठीक, चलिए। और आपने जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया था तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको पता नहीं होगा कि मैं एक टारगेट लेके चलता हूं, तो आपके प्री में 50 आउट ऑफ 50 लेके आना है और मेंस में हम लोग को 90 आउट ऑफ 90 लेके आना है। और मेरे ऑलरेडी सीजीएल मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं, तो आपको ये मान के चलिए कि जितना मैं बताऊं उतना कर लोगे तो आपका बेड़ा पार है, आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, देखिए मैं वैसे तो आपको इन डेप्थ सारी चीज़ें आपको करवाई दूंगा और मेरी वन शॉट सीरीज ऑलरेडी चल रही है। अगर आपने वन शॉट सीरीज नहीं देखा है ना तो आप वो देख लीजिए। आपका ये मान के चलिए कि अगर आप बिगिनर भी है ना तो आपको A to Z आपका सब कुछ समझ, आपको सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको किसी भी कोर्स की नीड नहीं लगेगी उसको करने के बाद में। अब मेरी वन शॉट सीरीज देखना, आपको कोर्स से भी ज़्यादा अच्छी लग जाएगी वो। ठीक है, क्योंकि मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट वहाँ से ही मिलेगा आपको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। देखिए क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF दो त्रिभुज है इस प्रकार है कि ट्राइंगल ABC और FDE ये क्या है, ये देखो ये है ना कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सर्वांग सम। तो जब भी कोई दो ट्राइंगल सर्वांग सम होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम है। अगर एग्जैक्ट सेम बोलते हैं का मतलब क्या होता है कि अगर ये और ये दो ट्राइंगल है, एग्जैक्ट सेम का मतलब ये है कि अगर ये ABC और अगर ये PQR है तो इसका मतलब जितना AB है उतना ही PQ है, जितना AC है उतना ही ये है, जितना ये है जितना ये है। और उसके बाद में मतलब थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, गामा है तो ये भी गामा है। तो इस टाइप से होता है, क्योंकि तीनों एंगल सेम, तीनों साइड सेम, उस टाइप से होता है। और जो ये तरीका होता है ना लिखने का, इसका मतलब होता है कि AF के बराबर है, BD के बराबर में है और CE के बराबर। अगर AB बोले तो AB FD के बराबर होगा, BC अगर लास्ट वाले दो देखो तो इसमें भी लास्ट वाले दो देखो, तो सीक्वेंस जो रहती है वो इसी हिसाब से आपको देखना है। अब आपको बहुत ईजी सवाल है तो कि बोल रहा है AB 17 है, तो अब मुझे बताओ कि जब अब मुझे बहुत ईजी तरीके से आप इसको देख सकते हो कि AB अगर 17 है, AB अगर 17 है, तो मुझे बताओ कि AB अगर 17 है तो FD भी 17 होगा। तो FD देखो ऑप्शन में किसमें FD 17 दिखा है, ये ED दिखा है, ये FD है, DF या FD बोलो कोई भी दिक्कत नहीं है। DE हमारे पास में ये भी गलत हो गया, तो हमारे पास में ये दो ऑप्शन बचे, FD 17 FD 17। ठीक है, अब देखो अब ये बोल रहा है कि देखो अब देखो बहुत कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। देखो B हमारे पास बोल रहा है 52 है, हमारे पास ये सारे के सारे 33 बोला हुआ है। इसका मतलब देखो कि A बोल रहा है 95 है और B बोल रहा है 52 है, तो इसका मतलब है कि ये 33 बोला जा रहा है ना। ये हमें आप कुछ भी कैलकुलेट कर लो तो वो 33 आने वाला है, C वाला आएगा 33, क्योंकि आप 180 में से माइनस करोगे ना 52 और 95, ये जब माइनस करोगे तो 33 आएगा। ऑब्वियस है, क्योंकि आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि B और A ये बोला हुआ है, तो B और A के अलावा तो यही बचा है C, तभी तो ये इतनी सारी 33 आ रहा है। तो C अगर 33 है तो इसका मतलब क्या हुआ, E भी 33 होगा। C अगर तीसरे नंबर पे तो E भी 33 होगा, तो E यहाँ पे 33 और D यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, तो E हमारे पास में ये ऑप्शन हो गया। अंडरस्टूड ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ द सेंटर इज 6। तो 6 हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो हमारे पास में ये कैसे कर सकते हो, देखो बहुत इजी है। आपको ना डायग्राम वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये है कि अगर बनाना है तो फिर बनाओ, बाकी नहीं तो फिर आप करना कॉर्ड आपका सीधा सीधा 16 आ जाएगा आंसर। कैसे कि हमारे पास रेडियस है 10 और हमारे पास में एक कॉर्ड है और उसके ऊपर में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस आप एक ध्यान रखना कि सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर खींचा जाता है कॉर्ड के ऊपर में तो वो आधे आधे में डिवाइड करती है। ठीक है, अगर ये 10 है ये 6 है तो मुझे बताओ ये कितना होगा, ये 8 होगा। ट्रिपलेट आपको पता होगा, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा और 8 8 16 हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलो आगे। अब ये क्या बोल रहा है, 11 के डिविजिबल कौन सा नहीं है। नहीं पे ज्यादा गौर करना क्योंकि यहां से सिली होता है, नहीं गौर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां से दो मेथड है, आपको नॉर्मल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 11 का डिविजिबल देखने का मतलब क्या है, अल्टरनेट जो नंबर है उनका डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 0, 11, 22 ये सब आना चाहिए। तो मुझे बताओ 7 और 8 9, 9 और 1 10, 10 माइनस
7 और 8 9, 9 और 1 10, 10 माइनस 10 मतलब 0, ये भी तो हो गया हमारा। उस मतलब ये तो हमारे 11 का डिविजिबल है। उसके बाद में हमारे को देखना है 9 नहीं है वाला ढूंढना है, ध्यान रखना। अब हमारे पास में नेक्स्ट कौन सा आया, नेक्स्ट आया कि ये क्या है कि हमारे पास 2 2 और 7 8 और 9 9 और हमारे पास अगर 9 माइनस यहाँ पे भी देखोगे तो 7 और 8 9 आ रहा है, 9 माइनस 9 मतलब 0, ये भी है। उसके बाद में देखो 6 और 6 12 और 4 16 और 4 और 1 5, तो 16 माइनस 5 करोगे तो हमारे पास आएगा 11, तो 0 हो चाहे 11 हो, ये सब भी है, तो ये भी है, तो बचा हुआ तो यही है, तो हमारे पास में यही नहीं होगा। करके देख लेते हैं। 7 और 6 13 और 4 17, 17 माइनस 8 और 6 8 और 1 9 9 और 5 14, तो 17 माइनस 14 तो 3 बन गया, तो 3 हमारे पास में नहीं होना चाहिए, तो 0 11 22 ये सब होना चाहिए, तो ये हमारे पास में नहीं है, तो हमारे पास आंसर हो गया डी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। नहीं तो दूसरा आपके पास में एक और तरीका, अगर आप अल्टरनेट नहीं जाना चाहते हैं तो आप ये मान के चले कि इधर से इधर माइनस कर दे, 2 2 का जोड़ा बना के। 7 में से 1 गया 6, एक चीज ध्यान रखना, इधर में से इधर ही माइनस करना। अब आगे 7 में से 1 गया 6, 2 में से 7 गया तो -5, ऐसे ध्यान रखना। ऐसे मत करना कि 7 में से 2 गया 5, ध्यान रखना या तो आप इधर से माइनस करो या आप इधर से माइनस करो, लेकिन करना सेम डायरेक्शन से ही है। अगर ऐसा नहीं है कि कुछ इधर से कुछ इधर से, ऐसे नहीं करना है। तो 7 में से 1 गया 6, 2 में से 7 गया -5 और उसके बाद में 1 में से 2 गया -1, तो अभी इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 6 और 5 और 1 ये सब कट गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे देखोगे तो ये होगा 1 में से 7 गया -6, 7 में से 2 गया 5 और 1 में से 0 गया 1, तो 5 और 1 6 और ये -6 ये सब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब भी कट जाएगा, सब जोड़ दोगे ना, सबको जोड़ना है पे लास्ट में। ठीक है, अब ये देखो, अब इसको देखोगे तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 6 में से 1 गया 5 और पीछे बचा 4, ध्यान रखना। अब इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको 4 के 4 ही रहने दो, 4 के आगे 0 मान लो या 4 ही रहने दो इसको। तो क्या हुआ, 5 और 4 9 और 2 11, तो 11 हो गया, तो हमारे पास ये भी डिविजिबल है। इसको देखो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 8 गया -4, तो हमारे पास क्या है, 5 से 7, 7 में से 4 गया 3, तो ये भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास में आंसर हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड ना। 2 तरीके मैंने बता दिया है कि आप 2 के जोड़े बना के भी डिफरेंस ले सकते हो, इनका एक संख्या और एक संख्या, इन दोनों का डिफरेंस। बस ध्यान रखना कि डिफरेंस लेते वक्त एक ही डायरेक्शन, या तो इस डायरेक्शन को फॉलो करो या इस डायरेक्शन को फॉलो करो, दोनों डायरेक्शन एक साथ मत कर देना। ठीक है, नहीं तो फिर आप अल्टरनेट, तो मैंने बता ही रखा है, अल्टरनेट करके डिफरेंस ले लो। ठीक, चलो आगे। एक बोल रहा है कि एक चोर है, एक पुलिसकर्मी है ना 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, तो क्या हो रहा है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति इतनी है, पुलिसकर्मी का इतना है, तो आगे बताओ कि चोर कितना डिस्टेंस तय करेगा पकड़ने से पहले। तो अब समझो चोर को कितनी दूरी तक भागना होगा, तो चोर को डिस्टेंस निकालनी है हम लोग को। तो इसका बहुत ही इजी क्या रहता है कि टोटल डिस्टेंस लिखो, उसके बाद नीचे लिखो रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 9 और 10 में से रिलेटिव स्पीड होगी 1 किलोमीटर पर आवर। अब सोचना ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, लेकिन हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग को क्या आएगा, मुझे बताओ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या आता है हमारे पास में, टाइम आता है कि नहीं आता, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या आता है, टाइम आता है। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अगर हमारे पास में टाइम आ गया, तो मुझे बताओ टाइम को अगर मैं चोर की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, चोर की वेलोसिटी कितनी है 9, तो चोर की वेलोसिटी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वो जो कि 9 किलोमीटर पर आवर में है, तो मुझे बताओ कि ये तो हो गया टाइम और ये हो गई चोर की वेलोसिटी ऑफ चोर। तो वेलोसिटी ऑफ चोर अगर ये हो जाएगा तो ये डिस्टेंस आएगी कि नहीं आएगी, डिस्टेंस ऑफ चोर बराबर टाइम इनटू वेलोसिटी ऑफ चोर। अब ये टाइम है ना, टाइम तो पुलिस वालों के लिए बोलो चाहे चोर के लिए बोलो, दोनों के लिए दौड़ तो वो समान टाइम के लिए रहे ना, तो टाइम सेम होगा। तो टाइम हमने ऐसे निकाल दिया 200/1 और उसके बाद में हमारी हो गया, तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो गया 200 × 9 1800 मीटर, या फिर बोलो 1.8 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो इतना हम लोग को इन्हें सोचना नहीं है, ध्यान रखना 1 सेकंड के अंदर करना है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो फिर क्या होता कि 200 मीटर का डिस्टेंस है, 200 मीटर का डिस्टेंस हम लोग को कवर करवाना है कितना, 1 हो जाएगा। और उसके बाद में किसका निकालना है, अगर हम लोग को चोर बोले तो चोर वाली से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर पुलिस बोला होता तो पुलिस वाली से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते। अंडरस्टूड, बस इतना सही करना होता है, बाकी ये कुछ भी इतना ये किलोमीटर पर आवर और सोचना नहीं, क्योंकि इसका किलोमीटर पर आवर है ना, इसके किलोमीटर पर आवर से कैंसिल हो जाएगा। हमारा डाउट आता है कि सर यूनिट तो किया ही नहीं मैच, तो यूनिट करने की जरूरत नहीं है, इसका और इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसका मीटर बचेगा। अंडरस्टूड ना। चलो आगे, ये हमने आंसर टिक कर दिया ना, कर दिया। चलो आगे, अब ये क्या बोल रहा है, यदि क्लास 8 में 600 छात्रों में प्रवेश किया गया, मतलब क्लास 8 के अंदर में जो एडमिशन लिया ना वो दिया है 600 जनों ने, तो बोल रहा है कि कक्षा 12 के कंपेयर में 10 में कितने अधिक स्टूडेंट है। तो 12 के कंपेयर में 10 में कितने अधिक स्टूडेंट है ये देखना है। तो मुझे बताओ क्लास 8 के अंदर में तो 15% ने लिया, तो मुझे बताओ कि 15% की वैल्यू कितनी है, 15% की वैल्यू तो 600 है, इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, 1% की वैल्यू 4 आई। अब मुझे बताओ कि क्लास 12 के कंपेयर में 10 में कितने छात्र अधिक है, 12 कहाँ है,
क्लास 12, तो क्लास 12 तो ये हुई, और क्लास 10 हमारे पास हो गई ये 25, इसमें से कितना ज्यादा है, ये हमारे पास 7 ज्यादा है, 18 और ये 25 लिखा हुआ है, ध्यान रखना 18 में से 25 गया तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7%, ये 7 ही हुआ ना, 60 नहीं सॉरी 600 था, तो 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40 × 7 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 280। अंडरस्टूड, ठीक। आगे, एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक बैट्समैन है जिसका एवरेज क्या है, उसका 15 है, उसका एवरेज है, ठीक है, और 25 अन्य मैचों में 24 है, तो मतलब बोल रहा है कि 20 मैच के अंदर में तो उसका एवरेज कितना है 15 है, और 25 मैच के अंदर में कितना है भाई, अन्य मैचों में 24 है, तो 25 मैच के अंदर में 24 है, ठीक है। औसत स्कोर क्या होगा सारे के सारे 45 मैच में। तो मुझे बताओ कि जब भी ऐसा कुछ केस आता है ना, तो हम लोग वेटेड एवरेज लेते हैं कि 20 के अंदर में इतना है, 25 में इतना है, तो टोटल में कितना होगा, वेटेड एवरेज लेते हैं। तो वेटेड एवरेज लेने का एक तरीका और बताता हूँ, देखो इसमें 2-3 तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको 1-2 तरीका बता ही देता हूँ। देखो एक तो हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे करोगे 15 × 20, देखो मैं ये बेवकूफ़ों वाला तरीका बता रहा हूँ, 24 × 25 डिवाइड बाई 45, ये तो एकदम ही बेसिक तरीका हो गया बोर्ड वाला, तो इस तरह से नहीं करना है हम लोग को, ये तो हो गया, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये तरीके से नहीं करना। मैं आपको सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको कहाँ कौन सा चीज समझ में आए वो चीज आपको सोचना है। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जो वेट रहता है ना, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो रहती है ना, उसका हम लोग रेशियो ले सकते हैं, 5 × 20 = 25, तो 4:5 आया, तो हम लोग इससे सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 × 15 15 × 60, हम लोग ये जो कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग लास्ट में तो काटने वाले ना, 5 से 1 सब काटोगे तो ये सब 4 × 5 ही बनने वाला है ना, 9 यही बनेगा ना, तो इससे अच्छा तो पहले ही काट दो, यही मैं कर रहा हूँ। तो 15 × 60, 24 × 5 120 डिवाइड बाई 5 और 4 9, तो हमारे पास हो गया 180/9, मतलब हो जाएगा 20, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। अब मैं तीसरा तरीका भी बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। तो अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हो आप, एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन लगा के बताता हूँ। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, आप एलिगेशन लगा के करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कितने जने हैं, यहाँ पे हमारे पास में एवरेज है 15, हमारे पास एवरेज है 15, यहाँ पे एवरेज है 24, और हमारे पास में बीच वाला एवरेज हम लोग को निकालना है। यहाँ पे हमारे पास 4:5 है, यही होता है एलिगेशन के अंदर में, यही होता है 15 24 और बीच वाला निकालना है, दोनों मिला के वाला बीच में लिखते हैं ना, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, उसके बाद में बीच वाला होता है टोटल का ग्रुप, और ये होता है 4:5। अब इसमें एक दिक्कत क्या होती है, चीज समझना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूं आपको यहाँ पे समझना। ये बीच वाला निकालना एलिगेशन में बहुत हार्ड होता है, लेकिन इसका ट्रिक बताता हूं मैं आपको, समझना। आप हमेशा क्या किया करो जब भी बीच वाला दे, तो आप इसका डिफरेंस लो। पहले तो 15 और 24 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 का डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस कितना हुआ, 9 का डिफरेंस हुआ। आप हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर आपको बीच वाला निकालना है ना, तो इधर वाले में अगर कुछ जोड़ना चाहते हो तो आप क्या करो, इधर वाले के हिसाब से ले लो। देखो मतलब अब क्या हुआ बताता हूं मैं आपको, एक चीज समझना, 15 24, अगर इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 9 है, डिफरेंस कितना हुआ 9, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि इनकी जो डिस्टेंस है ना, ये जो 9 है ना, वो 4:5 के अंदर में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो हमेशा यहाँ पे ना उल्टा होता है, ध्यान रख लो, 5:4। तो मुझे बताओ, जब 9 की 5:4 मतलब 5 और 4 9, 9 की वैल्यू अगर हमारे पास में 9 है, तो 1 की वैल्यू 1 होगी, तो 5 की वैल्यू भी 5 होगी, 15 और 5 20 हो जाएगा, ठीक है। इधर में जोड़ दो, अगर इधर से कैलकुलेट करना चाहते हो तो भी कर दो, 4 की वैल्यू 4 होगी, तो 24 में से 4 घटा दो, इधर ही आना है ना बीच में कहीं भी, 24 में से 4 घटाओगे तो भी 20 आएगा। तो आपको अगर ये एलिगेशन वाला कम समझ में आया, तो मैं जब एलिगेशन वाला 1 शॉट लेके आ रहा हूँ कल तक, तो आप ना उसके अंदर में देखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। एक सेकंड के लिए मैं इसको वापस भी बता देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट शायद ही आपको पता हो, तो मैं आपको रिपीट भी करवा देता हूँ, ताकि आपको 15 24 और हमारे पास बीच वाला निकालना है, ये 4:5 है। हमेशा ध्यान रखो कि जो भी नीचे रेशियो दिया हुआ रहता है ना, उसका उल्टा इन दोनों के बीच का रेशियो होता है, डिफरेंस का रेशियो। तो हमारे पास जो बीच वाली जो नंबर आएगा ना, वो फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इसको 5:4 में इसके डिफरेंस को डिवाइड कर दो, तो डिफरेंस तो टोटल 9 है, तो 9 की वैल्यू 9 हो गई, तो 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 4 की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसका मतलब 15 और 5 20 आ गया, यहाँ पे 20 हो गया ना, 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 आएगा, और 24 में से 4 घटाओगे तो 20 आएगा, तो 20 आ गया आंसर हमारा। अंडरस्टूड। ये एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी मेथड है, आगे मैं आपको इन डेप्थ आपको 1 शॉट में बता दूंगा। चलो आगे सिंप्लीफाई, ये क्या हुआ, 1 - sin² 32 क्या हो जाएगा, cos² 32, ठीक है। 1 + tan² 58 क्या हो जाएगा, sec² 58, और sec ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos² 58, ठीक है। और cos² 32 को हम लोग sin² 58 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 32 और 58 हमारे पास, इस 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos² 90 - 58 भी तो लिख सकते हैं 32 को 90 में से 58 घटाओगे तो भी तो 32 ही आता है। तो cos जब 90 - थीटा रहता है तो उसको sin थीटा लिखते हैं, और स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, क्योंकि 2 बार है वो, तो कुछ बड़ी बात नहीं है उसको तो आप समझ गए होंगे। तो sin 58 हो जाएगा, तो sin² 58 + cos² 58 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड ना।
चलो आगे, अब इसका निकालना है। तो देखो ये फालतू की चीज पहले नहीं पढ़नी है, पहले सीधा सीधा सवाल पे आया करो, हमेशा ऐसे इतने बड़े डायग्राम में कभी भी सीधे सवाल पे आओ। 1997 से लगाकर 2000 तक के लिए, 1997 से लगाकर 2000 तक के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर के वार्षिक लाभ में कितने % की वृद्धि हुई। तो मुझे बताओ कि ये तो Q1 और Q2 और Q3 और Q4 ये 3-3 महीनों के दिए हुए हैं इनके अंदर में। ये बोल रहा है कि 1997 से 97 से 2000 तक में कितने % की वृद्धि हुई। तो हम लोग को इनको सबको जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग वृद्धि देखेंगे कितना हमारे पास में इंक्रीज हुआ। तो मुझे बताओ कि 5 और 5 10, हमारे पास देखो 5 5 10 का 0 हसल का 1 हमारे पास में, और 13 और 11 हो गया हमारे पास 24, 24 और 1 25, 25 और 9 हो गया 34, 34 और 7 हो गया 7 4 11 41, तो हो गया 410। ठीक है 410, तो इसका तो सम हो गया 410। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा 8 और 5 13, 13 और 14 15 16 और 1 17, 17 का 7 हसल का 1 और 0 तो है ही ध्यान रखना, हसल का 1 और ये होगा 2 2 4 5 6 और 1 7, तो ये जगह 770। अब समझना मेरी बात को, तो हमारे पास ये कितने का इंक्रीज हुआ, ये हुआ 0 का गया, ये तो काट ही दो ना। ठीक है, तो हमारे पास 0 को घटा दो, 7 में से 1 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, 36 का इंक्रीज हुआ 41। इसके ऊपर में हम लोग को परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दो, 100 कर दो ना, इस इंटू 100 कर दो। तो अब मुझे बताओ कि ये क्या होगा, 9 चौक 36, 9 नहीं जाएगा 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 चौक 32 होता है और 32 और 328 हो जाएगा। तो 360 में से 328 जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 32, तो 320 बचेगा उसके बाद में। तो डिवाइड करना है, कर सकते हो आप, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। 7 चौक 28 तो 7 बार जाएगा 87, तो ये हो गया 87। ठीक है, तो हमारे पास 87 से 33/41 डिवाइड तो कर ही सकते हो, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लेना डिवाइड। ये क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ इतने रुपए व्हेन इन्वेस्टेड फॉर द 10 ईयर। तो क्या बोल रहा है, इतने रुपए 10 साल के लिए हम लोग ने, ये तो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया 10 ईयर्स, ये हो गया टाइम। ठीक है, अमाउंट्स टू इतना, तो हमारे पास ये हो गया मिश्र धन, अमाउंट हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दैट वाज पेड ऑन द सम इन्वेस्टेड। तो कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है, इंटरेस्ट तो हम लोग का कितना अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब देखो इसमें ना बेसिक से जाओगे ना, P इंटू क्यू इंटू आर इंटू टी, सॉरी P इंटू क्यू कहाँ से आ गया, PRT इंटू बटा 100 मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, तो ये बहुत बेवकूफ़ वाला हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना हम लोग को। हमको क्या करना है कि मुझे बताओ कि इतने रुपए से 1456 रुपए से अगर हमारा 2 3 6 6 रुपए हुआ है तो कितने रुपए बढ़ गया हमारा, 6 में से गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 4 गया, ये हो गया 6 और 3 9। ठीक है, और हो गया 910 रुपए। तो मतलब 910 रुपए का इंक्रीज आया। तो मुझे बताओ इतने रुपए पे 910 रुपए का इंक्रीज आया, तो मुझे बताओ कि टोटल कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 910 बटा 1456 इंटू 100, यही हुआ ना, इतने रुपए का हमारे पास में इंक्रीज हुआ। लेकिन मुझे बताओ कि ये तो 10 साल में इंक्रीज हुआ, तो 1 साल में कितना हुआ होगा, एक मतलब इतना परसेंटेज तो 10 साल में हुआ। मान लो कि इसका कैलकुलेशन किया और 36 आया, मान लिया, एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो इसका कैलकुलेशन से 36% आया, इसका मतलब 10 साल में 36% हुआ है, तो 1 साल में कितना होगा, तो डिवाइड कर दो, बस इस तरह से किया करो कैलकुलेशन। P इंटू आर इंटू आएगा तो वही से, लेकिन बात यह है कि इससे करोगे तो जल्दी होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में ये बताओ कि ये इसको कैसे काटे, ये काटे, ये 4 से काट देते हैं, 25 चौका 100। ठीक है, और ये 4 से काटोगे तो हमारे पास में क्या बनेगा कि 4 3 12, 13 14 2, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, 4 चौक 16, यही हुआ ना, 4 3 7। ठीक है, हो गया। और ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 13 7 91, और ये हो जाएगा 7 से काटोगे तो हो जाएगा आपका 7 बचा 35, 7 दूनी 14। ठीक, और कुछ अच्छा सा कट सकता है क्या, वैसे मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा कैलकुलेशन कर दी। तो 910 बटा 1456 ही लिखा है, 910 बटा 1456 इंटू 100। ठीक है, ये सही है। अब हमारे पास में ये करो 25 इंटू 13 करोगे तो इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हमारे पास क्या होगा, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 13 चौक 52। तो ये हमारे पास हो गया ना यार, क्यों कर रहा हूँ, 25 बटा 4 हो जाएगा हमारा 6.25। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया। वैसे इतना कैलकुलेशन नहीं करना था, थोड़ा सा हमने काट के थोड़ा गलती कर दी, इजीली भी कर सकते थे इसको। हाँ, क्योंकि ये डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको, एक चीज़ है ना इसमें, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है कि ये ना ज़्यादातर हमें जो डाटा देते हैं ना वो एग्जैक्ट कटने वाला ही देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे ना तो ये डायरेक्ट भी कट रहा है। यहाँ से अगर आप इसको डायरेक्ट देखोगे तो ये ना देखो 91 है ना, तो इसको अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 16 से, तो ये हमारे पास 16 से करने पे यही आता है 1456, 16 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 100 बटा 16 जो रहेगा वो आएगा 6.25।
25 हमारे पास में आएगा। ये है ना, वैसे यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो कि हमारे पास में 10 गुना क्या होता है 910 होता है, उसके बाद में ये 6 आ रहा है तो इसका मतलब ये 16 में ही आया होगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट कटने वाला आ रहा है क्योंकि हमारा ऑप्शन अगर देखोगे तो थोड़ा आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऑप्शन ज़्यादातर ऐसे ही ऑप्शन होते हैं। तो मतलब मल्टीप्लाई से भी यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो कि 1 × 6 6 होता है। ठीक है, तो हमारा हो गया 6.25%। चलो आगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। 25/5 क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 दूना 6 -4 प्लस, अब इसको देखो ऑफ सोल्व होगा कि डिवाइड सोल्व होगा, तो पहले ऑफ सोल्व होगा ध्यान रखना, लेकिन ऑफ को हम लोग ऐसे लिख दो 6 × 3 डिवाइड में 2 लिख दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3 3 9 हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया प्लस, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 4, तो हमारे पास कितना हो गया 4 -4 और ये हो जाएगा -4 और -4 -8 और ये हो गया 1 6 और 5 11 और 1 12। अंडरस्टूड? तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो इजी है। तो x + 1/x हमारे पास दिया हुआ और x - 1/x दिया हुआ, तो इसका क्या होता है √k² - 4 होता है ना। जो माइनस निकालना है तो यहाँ पे माइनस लिखना है, अगर प्लस निकालना होता है तो प्लस लिखना है। ध्यान रखना, जब भी x + 1/x हमारे पास में k दिया हुआ हो तो x - 1/x कितना होता है k √k² - 4 होता है। अगर हमारे पास में माइनस दिया हुआ हो, मान लो x - 1/x k दिया हुआ हो और x + 1/x निकालना हो तो ये होता है हमारे पास √k² + 4। ध्यान रखना, अंडरस्टूड? तो हमारे पास ये निकालना है, तो √k² मतलब 7 का स्क्वायर -4, तो 7 7 × 50 में से 4 गया तो 45 और ये होगा नंबर 45, तो हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, आगे द बेस रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है हमारे पास में, ये रेडियस है। इफ द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस दिया हुआ है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है πr²h, और हमें पता है पाई आ रहा है मतलब 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में देखो 5 और 1 6, 8 और 4 12 कैंसिल, 8 और 5 13, 4 और 1 5 ये भी कैंसिल, 2 और 1 3, 5 और 4 9 ये भी कैंसिल, 8 और 1 9, 5 4 9 ये आंसर। ठीक है, देखा हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं हुई, तो इस तरह से दिमाग खोल के रखो। ठीक है, तो हम हमारे पास में सोचो कि हमारे पास 2πrh दिया हुआ है, 2πrh हमारे पास में दिया हुआ है कितना 792। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या केयर करो कि हम लोग को क्या निकालना क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हम लोग को सिलेंडर का ये वॉल्यूम निकालना है हम लोग को। तो हमारे पास बताओ कि 2πrh हमारे पास में इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से h निकाल सकते हो, यहाँ से h निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, 2 × यहाँ पे वैसे को पाई हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना, ध्यान रखना यहाँ पे आके पाई ना कट ही जाना है, तो हम लोग को कुछ पाई को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2πr ना 2πr, इसको एक काम और भी कर सकते हो, एक काम और भी क्या कर सकते हो, सीधा सीधा आप कर सकते हो, यहाँ से h निकालो और यहाँ से इन दोनों का रेशियो भी ले सकते हो। ध्यान रखना, जैसे मैं बताता हूँ समझना, वॉल्यूम अपॉन एरिया करोगे ना तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा πr² h 2πrh। ठीक है, तो हमारे पास में ये भी कर सकते हो, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, हमारे पास में एच से एच कैंसिल हो गया, हमारे पास सीधा यही बचा, तो सीधा सीधा हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा ना। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा एरिया हमारे पास कितना दिया हुआ है, एरिया हो गया 792 एरिया हो गया, इनटू रेडियस कितना है 10.5 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से भी कर सकते हो, करने में कुछ भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, करने में कुछ भी कर लो, आपको जिस तरह से दिख रहा हो। स्टेप्स ये सब रेशियो जो कर रहे हो ना वो सब एग्जाम में लिखना नहीं है, ध्यान रखना। ये चीजें मैं आपको सब समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसको आप कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको कर लेना, ये आंसर आएगा। अभी क्या बोल रहा है, एक हमारे पास में चतुर्भुज दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है PQRS। ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, एक सर्कल है जिसमें PQRS हमारे पास में इंस्क्राइब किया हुआ है और सेंटर O है, सच दैट PQ इज अ डायमीटर। तो PQ हमारे पास में डायमीटर है, ध्यान रखो, PQ हमारे पास में क्या है, एक डायमीटर है और O इसका सेंटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि डायमीटर है PQRS है, तो PQRS या मान लो, ये R मान लो, ये S मान लो। अब यह ध्यान रखना कि आप अगर ये भी सोचो ना कि ये सर S इधर क्यों नहीं माना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्वाड्रिलेटरल ऐसा कैसे बनेगा, या तो इस साइड पॉइंट होंगे या इस साइड पॉइंट होंगे और सीक्वेंस में होगा, R इधर नहीं होगा। ध्यान रखना, PQRS इस तरह से सीक्वेंस होती है। छोटी छोटी चीजें गलतियां हो जाती है कि जिनको नहीं आता है वो बता दूं। ये हो गया हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, PSR 120 है, PSR 120 है, तो ये हमारे पास 120 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द QPR, तो हमारे पास ये निकालना है। बहुत ही इजी है, बहुत इजी। क्या है कि आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, मतलब किसी भी सर्कल के अंदर में अगर कोई भी आप रेक्टेंगल बनाओ तो आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, उनका एंगल का योग जो रहता है 180 डिग्री रहता है, सम जो रहता है 180 डिग्री रहता है। तो अगर ये 120 है तो ये 60 होगा कि नहीं होगा, होगा। और आपको पता है कि कोई भी अगर हमारे पास में डायमीटर है, कोई भी हमारे पास डायमीटर है, तो डायमीटर से अगर हम लोग उनके कोनों से अगर हम लोग सर्कल के ऊपर में हम लोग एक सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर एक पॉइंट लेके ऐसे मिलाएं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपको पता है। नहीं तो अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा कि नहीं होगा। बहुत ईजी सवाल है ये तो। ठीक है, चलो आगे।
ए एंड बी एक काम को क्रमशः इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। ए हमारे पास में 12 दिनों में कर सकता है, बी हमारे पास 16 दिनों में कर सकता है। तो तुम्हारे पास क्या हुआ, यदि वे 6 दिन तक साथ काम करते हैं तो बचे हुए काम कितना फ्रैक्शन काम बच गया, तो 48 12 चौक 48 16 48। तो मुझे बताओ कि 4 और 3 की कैपेसिटी से कर सकते हैं। तो मुझे बताओ 6 दिन तक साथ काम करेंगे तो 7 × 6 हो गया, 4 और 3 7, 7 की कैपेसिटी एक दिन की है तो 6 दिन की कितने हो गए 7 × 42। तो 42 काम तो वो कर देंगे, तो कितना काम बचा हुआ रहेगा, तो बचा हुआ तो कितना रहेगा 6 काम, 48 काम में से 42 हो गया तो 6 बचा हुआ है कितने में से 48 में से, तो 8 × 48 हो गया, तो 1/8 काम बचा हुआ है। अंडरस्टूड, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो ऑप्शन में 7/8 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से सिली होने के चांस रहते हैं। हम लोग को यहाँ पे बोला बचे हुए काम कांस, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये चीज है व्हाट इज द रेशियो, अब सीधा ऊपर वाला कुछ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। एग्जाम में भी पहले ये नहीं पढ़ना है, जब आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि ऊपर कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। आगे व्हाट्स द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द सॉफ्ट H2 की टोटल सेल कितनी होगी 9 7 16 160, ठीक है। फॉर बोथ ईयर्स टू द बोथ ईयर्स मतलब 11 और 12, तो ये 11 ये 12 है, ठीक है। टू द टोटल सेल्स ऑफ द सॉफ्ट S5 की टोटल सॉफ्ट कितना है 8 और 6 14 140। इनका क्या करना है, रेशियो लेना है, बस हो गया रेशियो, क्या हो गया 8 और 7 कहाँ गया, ये रहा 8 और 7, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है, एक एट ए स्कूल बिल्डिंग देयर इज एन ओवरहेड टैंक, टू फिल दिस टैंक 50 buckets of water are required. Assume that the capacity of the bucket is reduced to 2/5 of the present. How many buckets of water are required to fill the same tank? देखो बहुत अच्छा सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन यह है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या है, मान लो कि एक बाल्टी है आपके पास में, समझा रहा हूं आपको इसलिए बता रहा हूं, एक बाल्टी है, एक बाल्टी में मान लो कुछ भी लीटर पानी आता होगा, और एक बड़ा सा हमारे पास टैंक है, इसको भरने के लिए इस बाल्टी को इसमें भर भर के डाला जा रहा है। ये बोल रहा है 50 बाल्टी डाली गई है। अब सोचो कि एक बाल्टी में कितना लीटर आएगा, तो अब देखो 2/5 बोला हुआ है, 2/5 ऑफ द प्रेजेंट, तो 2/5 बोला, इसका मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि 5 तो पहले उसके पास में कैपेसिटी रही होगी और 2 बाद में हो गई। यही बोलना चाह रहा है कि बकेट का कैपेसिटी रिड्यूस हो गया। तो अगर मान लो 50 बाल्टी पहले डाला 5 की कैपेसिटी से, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 लीटर मान लो, ये दोनों लीटर मान लेते हैं, कैपेसिटी का मतलब 5 लीटर की पहले बाल्टी थी, अब 2 लीटर की बाल्टी होगी, तो 5 लीटर की। तो मुझे बताओ कि यहाँ तो 250 लीटर का भर गया, 50 × 5 मतलब 250 लीटर भर गया। लेकिन अब तो हमारे पास 2 लीटर की ये, तो बोला कि कितना बाल्टी डालना पड़ेगा, 2 लीटर की बाल्टी से 250 को भरने के लिए कितना डालना पड़ेगा 125 डालना पड़ेगा, ऑब्वियस चीज है 125 बाल्टी डालनी पड़ेगी। इतना इजी सवाल है, बस ये मैंने समझाने के लिए बनाया, बाकी नॉर्मली कैसे होता है, नॉर्मली बस इतना है कि 50 × 5/2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। आगे एक दुकानदार चावल 44 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो 44 से बेचता है, लेकिन खरीदा उसने 40 में है। अब ये को बोल रहा है कि उससे वो सेटिस्फाई नहीं है और वो पैकेट को क्या करता है 200 ग्राम कम चावल देता है अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए, 1 किलो के अंदर में 200 ग्राम कम देता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे 1 किलोग्राम की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ कि जब 40 की चीज को तो वो दे रहा है 44 के अंदर में, उसके बाद में 1000 रुपए के तो पैसे ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है 800 ग्राम ही दे रहा है। ये आपको पता है नहीं, यहां से मैं क्या बोला था, ये गया ये आया, ऐसे ही करना है। तो मुझे बताओ कि उसके पास से खरीदते समय में तो 40 रुपए गए थे, लेकिन बेच तो वो 44 में रहा है, तो 40 की चीज को वो 44 में, तो मतलब गया तो उससे 40, आया उसके पास 44 रुपए। अब माल के केस में अगर बात करेंगे तो रुपए हो गए, ये माल के केस में मतलब आया तो उसके पास 1000 ग्राम का पैसा, लेकिन गया तो उसके पास 800 ग्राम ही, तो 800 की जगह पे उसका 1000 गया, मतलब 800 तो उसके पास गया और 1000 उसके पास में आया। तो बस इसका रेशियो लेना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो और ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8, ये हो गया 11 चौक 44, ये 0 से ये 0 भी काट दो, तो हमारे पास में क्या बना 11/8। तो हमारे पास में कितने का इंक्रीज हुआ 3/8 का प्रॉफिट हो गया, तो हमारे पास हो गया 37.5। अंडरस्टूड, चलो आगे 18वां, एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर 275 इज सोल्ड एट ए 5% डिस्काउंट। तो मुझे बताओ कि जब कोई आर्टिकल 275 पे मार्क किया हुआ है और वो 5% के डिस्काउंट के ऊपर में बेचा जा रहा है, तो मुझे बताओ कि एसपी कितना होगा। 2-3 तरीके से मैं इसको बता सकता हूँ, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैंने बहुत बार बताया है। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने क्या बताया, MP/CP जो रहता है, MP/CP रहता है। MP पे क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है ना, तो मैंने क्या बताया कि तिरछा लिख दो, मेरे मन शॉर्ट करवा रखा है प्रॉफिट लॉस का, तो मैंने उसमें सब बताया, तो आप ये ध्यान रखना 100 माइनस डिस्काउंट। और सीपी पे मैंने क्या बताया, सीपी पे प्रॉफिट और लॉस होता है, तो यहाँ पे लिख दो 100 में प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्लस और माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस ले लेना, नहीं तो माइनस ले लेना, तो प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो ये परसेंटेज में लेना है, प्रॉफिट या लॉस है, बटा लॉस नहीं है, ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे इस तरह से लिखना है, तो क्रॉस में लिखना है, इधर वाले का इधर में, क्योंकि एमपी पे तो डिस्काउंट मिलता है और सीपी पे प्रॉफिट लॉस मिलता है, तो इस तरह से लिख दो तो हमारा आंसर आ जाता है। तो मुझे बताओ एमपी कितना है, मार्क प्राइस कितना है, आर्टिकल मार्क फॉर 275, तो 275
अपॉन सीपी हम लोग को निकालना है, व्हाट डिड ही पे, सीपी हम लोग को निकालना है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सेलर स्टिल गेन्स, मतलब जब भी आपके सवाल आए ना कि इतना डिस्काउंट देके भी इतना परसेंट का फायदा हुआ, इतना डिस्काउंट देके भी इतना परसेंट का फायदा हुआ, तो यही फॉर्मूला लगाना है। डिस्काउंट के बाद में फायदा या लॉस होना तो यही फॉर्मूला लगाना है। तो मुझे बताओ कि 5% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो देखो एमपी इधर लिखा है तो डिस्काउंट नीचे लिखेंगे, 100 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 95 बनेगा। अब नीचे क्या बोल रहा है, स्टिल गेन्स 4.5 रुपए, 100 में से 4.5 जोड़ोगे तो 104.5 हो जाएगा। बस इतना सही तो करना है, 104.5। अब हमारे पास सीपी निकालना है, सीपी हम लोग को निकालना है तो क्या होगा 275 इंटू 95 बटा 104.5, ये हमारे पास में गया। तो पॉइंट हटाया, 10 लगाया। अब हमारे पास में 5 से काट दो इसको, तो 5 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये क्या बना, 5 और 4 5, 11 से भी कट रहा है वैसे, 5 से काट देते हैं पहले। 1 5 5 5 4 9 19 5 105, सॉरी 19 95, तो ये हो गया 19, ये हो जाएगा 5 से 5 दोनों 10, 90 45, ये 11 से कट रहा है, 11 दोनों 22। मैंने कैसे चेक किया, 5 और 6 7 में 7 गया, 9 और 10 11, 11 से दोनों कट रहा है, ध्यान रखना। 11 दोनों 22, 11 25, 11 के 11, 11 99, 19 से 19 कट गया तो ये हो गया 250, ये हो गया 250, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम लोग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सोचने का तरीका ध्यान रखना। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला तरीका जब हमें फॉर्मूला वगैरह पता हो, लेकिन फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप मुझे बताओ, जब भी हमारे पास क्या होता है, सीपी एसपी एमपी, नॉर्मल केस में इस तरह से होता है कि भाई सीपी हम लोग जितने में खरीद के लाते हैं उससे बहुत ज्यादा तो हम लोग लिखते हैं, मार्क करते हैं, उसमें कुछ डिस्काउंट दे देते हैं तो एसपी आ जाता है। डिस्काउंट हम लोग को देते हैं तो वो फायदा तो फिर भी करने के लिए ही देते हैं ना, तो हम लोग ज्यादातर ये प्रॉफिट होता है, यहां से यहां तक क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। अब मुझे बताओ कि एसपी अगर हम लोग को निकालना है तो इसके 2 तरीके हैं, या तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो या एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दो, यही होता है ना। तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एसपी को हम लोग बराबर कर देते हैं, एसपी को दोनों को बराबर कर देते हैं, इस केस से और इस केस से, तो हमारा आंसर तो भी आ जाएगा। सीपी में प्रॉफिट जोड़ो, सीपी कितना है निकालना है हम लोग को, प्रॉफिट हम लोग करेंगे तो प्रॉफिट कितना है 4.5, तो 4.5 अगर प्रॉफिट है तो इसके आगे बढ़ाना है तो 100 प्लस 4.5 होगा ना, तो टोटल तो 104.5 हो जाएगा। 100% करेंगे तब तक तो सीपी तक ही पहुंचेंगे और 4.5 आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास हो गया 104.5। बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा एमपी में से हम लोग माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। एमपी हमारे पास में कितना है 275, इसमें से डिस्काउंट हम लोग माइनस करेंगे, डिस्काउंट कितने 5%, तो 100 में से 5%, तो देखो 100 तो खुद ही होता है, 100 तो खुद ही होता है, यहाँ पे भी 100 खुद ही था, तो 100 में 4.5 जोड़ा तो इसमें भी 100 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 95%। तो यहाँ से हम लोग को सेम टू सेम यही इक्वेशन आ गई, सीपी बराबर ये हो जाएगा हमारे पास में 275 इंटू 95 बटा 104.5, ये हो जाएगा 250, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको। आगे 19 नंबर सवाल, ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम का एवरेज निकालना है, माध्य मतलब एवरेज हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम का। तो मिनिमम कितना है 205, मैक्सिमम कितना है 584। अब इन लोग दोनों को क्या निकालना, हम लोग को एवरेज निकालना है। एवरेज क्या हो जाएगा 5 और 4 9 में 2 का भाग देंगे, यूनिट डिजिट से करोगे तो हमारे पास 9 बनना चाहिए, 2 का मतलब जिस एवरेज में मतलब यूनिट डिजिट हम लोग को 9 आना चाहिए 2 का मल्टीप्लाई करके, तो हम देखो कि ये हो गया 4.5, 4.5 का दुगना करोगे तो 9 बनेगा, 6.7 से भी नहीं बनता है, 4.2 से भी नहीं बनता है, 2.3 से भी नहीं बनता है, क्योंकि आप इससे कर सकते हो, डिफरेंस पूरा क्यों निकाल रहे हो, ये भी कर सकते हो ना। 584 में से 205 माइनस करोगे तो यहाँ से तो 9 आएगा हमारे पास में डिफरेंस, तो 5 और 4 9 आएगा, उसके बाद 7 बनेगा, उसके बाद में हमारे पास 3 बनेगा, उसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे, यही हुआ ना, सॉरी एवरेज निकालना है, सॉरी एवरेज निकालना है, मैंने डिफरेंस निकाल दिया, जोड़ना है 5 और 4 9 और ये हो जाएगा 8, 5 और 6 7, 790 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 394.5। ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप सही तो जोड़ो ना, 5 और 4 9, 9 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4.5 आता है ना। तो हमारे पास ये देख लो यूनिट डिजिट के अंदर में ऐसी संख्या जरूरी नहीं कि 4.5 ही बने जब ऐसे हम लोग देखते हैं तो, लेकिन ये देख लो कि जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 9 बन रहा हो, जब 9 को डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास 4.5 आया, 2 को हम लोग वापस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आना चाहिए ना, वैसे वैसे मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ देख लो किससे 9 बन रहा है, सिर्फ इससे बन रहा है, तो हम लोग को ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे टाइम सेव करने की ट्रिक बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें मैं आपको। 5 और 4 9, 9 में 2 का डिवाइड करने पे हम लोग को करना है, तो किस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 9 बन रहा है, तो यहाँ से बन रहा है, अंडरस्टूड। मैं आपको 3 बार बता दिया हूँ। अब चलो आगे प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 6 देखो अच्छा सवाल है वैसे, अच्छा तो क्या ये इजी है, लेकिन ये है कि थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ से थोड़े अच्छे सवाल आएंगे, हम लोग 21 से 25 में थोड़े अच्छे सवाल रखते हैं, ठीक है। आगे प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 6 बच्चों की आयु का योग 90 है। अब मुझे बताओ कि 6 वर्ष के अंतराल में, तो मुझे बताओ कि मान लो 6 बच्चे हैं, ABCDEF, ठीक है, 3 और 3 6 बच्चे हैं, सबके बीच में 2-2 का गैप है, ध्यान रखना सबके बीच में क्या है, ये 2 का गैप 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 है, इतना समझ में। अब क्या बोल रहा है 2-2 के गैप में बचे 6 बच्चों की आयु का योग कितना है 90 वर्ष है। तो मुझे एक बात बताओ एवरेज क्या होता है,
एवरेज समांतर श्रेणी में एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है ना फर्स्ट टर्म बटा प्लस लास्ट टर्म, या फिर मान लो कि एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है टोटल सम का हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। वैसे भी सब कुछ गैप के ना बराबर है, बराबर गैप है, तो इसको अगर हम लोग टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा ना। तो सम कितना है 90, इसमें हम लोग एवरेज निकाल देते हैं, तो 3 और 3 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 15, 15 से आ जाएगा 15। मुझे बताओ एवरेज अगर 15 है, एवरेज अगर 15 है, मुझे बताओ कि इन सब का एवरेज कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो एकदम इसके सेंटर में करेगा कि नहीं करेगा? सी और डी के सेंटर में। यहाँ 15 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। 2 और 2 4 इधर, 2 और 2 4 इधर, लेकिन यहाँ तो 2 है तो इसके भी आधे पे आएगा ना, तो एक इधर और एक इधर, यही हो गया ना, यही हो गया ना। तो इसका मतलब डी की एज कितनी आ जाएगी? 15 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 16, और जो सी की एक एज आएगी 15 में से 1 घटाओगे तो 14। अब क्या पूछ रहा है हम लोग को? सबसे बड़े बच्चे की एज क्या है? सबसे बड़ा तो ये है, तो 16 में से 16 ये हो जाएगा 18 का, और ये हो जाएगा 20 का, तो 20 हो गई हमारे पास में एज सबसे बड़े की। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? बहुत इजीली मैंने बता दिया है आपको ये चीजें, अंडरस्टूड ना। अब जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ 2 4 6 8, बताओ इसका एवरेज कितना होगा? तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है ना, आपको इन दोनों के बीच में आएगा, आपको पता है, क्योंकि 2 का यहाँ भी गैप है, 2 का यहाँ भी गैप है, और 2 का यहाँ भी। जब भी सबके गैप सेम रहते हैं ना, तो हम लोग का एवरेज कहाँ लाई करता है? एकदम सेंटर के अंदर में, एकदम सेंटर में। 3 टर्म होते मान लो, 2 4 और 6 ही होते, तो एवरेज यही रहता बीच वाला। 4 टर्म हो जाते हैं तो भी सेंटर वाला। अब सेंटर देखो 2 और 4 संख्या में, तो सेंटर कोई संख्या थोड़ी होगी, इन दोनों के बीच वाली दोनों नंबर है, उन दोनों का बीच वाला होगा ना सेंटर, ये होगा सेंटर। 3 होते तो बीच वाला होता, 5 होते तो भी बीच वाला होता। जब भी इवन नंबर हो जाते हैं, तो इवन नंबर हो जाते हैं तो फिर तो एकदम सेंटर वाला आता है, ठीक है। तो 4 और 6 का बीच का हो गया 5, तो इनका जोड़ के अगर हम लोग 4 का डिवाइड भी करेंगे तो 5 ही आएगा। जैसे जोड़ दो 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, 20 में 4 का डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा ना। तो यही मैं बात बोल रहा हूँ, वहां पे समझाया था मैंने, समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। ओके, 21वां सवाल। 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र उसके छोटे भाई की उम्र से 6 गुना थी, ठीक है। अब देखो 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र उसके छोटे भाई की उम्र से 6 गुना थी। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम है। व्यक्ति और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से जाओ, नहीं तो आप बेसिक अप्रोच से करो। पहले मैं ऑप्शन से आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, व्यक्ति और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करो। व्यक्ति और उसका छोटा भाई, पहले तो बड़ा भाई फिर छोटा भाई, यही हो ना, बड़ा भाई छोटा भाई। मुझे बताओ ये बड़ा भाई और वर्तमान पूछ रहा है, करंट एज सब दोनों की, ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, तो ये तो सही है। ये कभी बड़ा भाई और ये छोटा भाई हो सकता है क्या? तो ये ऑप्शन तो कट गया। ये बड़ा भाई ये छोटा भाई हो सकता है, ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा भाई की एज तो बड़ी होनी चाहिए ना, छोटे भाई से कैसे बड़ी हो जाएगी? सीक्वेंस में है, ध्यान रखना सीक्वेंस में है, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं होता तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई हम लोग को बोला तो है नहीं भाई सीक्वेंस में निकालो, लेकिन ऑप्शन तो देखो 12 4 4 12, तो इसका मतलब ये चीजें सीक्वेंस में दे रखी है, तो ये तो हट ही जाएंगे। अब बचा हुआ ये दोनों। अब मुझे बताओ ये दूसरा केस में क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र उसके छोटे भाई की उम्र से 6 गुना थी। तो 3 वर्ष पहले इसकी क्या होगी? 3 वर्ष पहले तो इसकी हो जाएगी 12 और इसकी हो जाएगी 3 वर्ष पहले 2, तो ये 6 गुना है कि नहीं है ना, 6 गुना हो गया। इसको देखो 3 वर्ष पहले तो 9 हो जाएगी और इसकी 3 वर्ष पहले 1 हो जाएगी, तो 9 गुना है, तो हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आंसर हो गया। देखा, डायरेक्ट कर लिया हमने ऑप्शन से। तो इस तरह से हम लोग को करना। देखो दूसरे केस तो हमने देखा भी नहीं और आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगर बेसिक मेथड से जाएंगे तो भी क्या करेंगे, बेसिक मेथड। दूसरे केस से भी आप इसको निकाल सकते हो, वैसे ध्यान रखना। देखो कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये और ये तो कैंसिल हो ही चुका था, अब ये दोनों बचा। दूसरा केस देखोगे, सिर्फ दूसरा देखो क्या बोला, 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के दुगने से 3 कम है। 8 वर्ष बाद कितना होगा? इसका 8 वर्ष बाद हो जाएगा 23, और ये 8 वर्ष बाद हो जाएगा 13, और ये 8 वर्ष बाद हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 12। अब मुझे बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, आयु के छोटे भाई की आयु के दुगने से 3 कम। मुझे बताओ इसका दुगना क्या होगा? 26, 26 से 3 कम करोगे तो क्या आएगा? 23, और ये रहा 23, तो ये हो गया आंसर। इसका दुगना क्या आ जाएगा? इसका दुगना आएगा 24, 24 से 3 कम करोगे तो क्या आएगा? 21। तो ये तो मैच ही नहीं करे तो फिर भी कैंसिल, तो सिर्फ दूसरे से भी निकाल सकते हो। अब चलता है बेसिक अप्रोच के ऊपर में। बेसिक अप्रोच तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र उसके छोटे भाई की उम्र से 6 गुना थी, तो मैं 3 वर्ष पहले की ही बात कर देता हूँ। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ठीक है। तो बड़ा भाई और छोटा भाई, तो मुझे बताओ बड़ा भाई की उम्र और छोटे भाई की उम्र क्या बोल रहा है, उम्र से छोटे भाई की उम्र से 6 गुना थी। अगर ये x है तो ये हमारे पास 6x है। इतना तो समझ में आ गया ना, छोटे भाई की उम्र से 6, लेकिन ये 3 साल पहले, ध्यान रखना, ये वर्तमान यहाँ पे है, ये 3 साल पहले की बात है, और ये 8 साल बाद की बात है, ध्यान रखना, और ये वर्तमान है, ठीक है। अब चलो आगे। अब क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम होगी। मुझे बताओ पहले तो वर्तमान एज निकालो। वर्तमान एज तो 6x + 3 होगा, और इसके भी x + 3 होगा। उसके बाद में 8 वर्ष बाद क्या होगा, 8 9 10 11, तो 6x + 11 होगा, और इसके बाद में इसकी हो जाएगी x + 11, होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। अब क्या बोल रहे हैं,
8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम है, तो इसका दुगुना करो एक तो पहले तो इसका दुगुना करो, उसके बाद इसमें से 3 घटाओ, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 6x + 11 बराबर हो जाएगा 2x + 11 दूना 22, 22 में से 3 गया हमारे पास हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 6x में से 2x गया 4x और ये हो जाएगा 8, x बराबर आ जाएगा 2। तो x जब हमारे पास में 2 आ गया तो यहाँ पे तो इसकी एज 2 हो गई और यहाँ पे इसकी एज 12 हो गई, लेकिन ध्यान रखना कि ये मत कर देना, ये बोल रहा है वर्तमान एज, तो वर्तमान के लिए वापस 3 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 12 और 3 हो जाएगा 15, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया 15 और 5। अंडरस्टूड, तीन तरीके से बता दिया मैंने। चलो आगे इसको करते हैं, देखो साइन 1 - sin t 1 + sin t ये और ये सब इसे, लेकिन अभी देखो यहाँ पे अगर इसके सवाल को सॉल्व करवाना है ना तो इसको देखो यहाँ पे एक तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, लेकिन वैल्यू पुटिंग आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। कैसे टफ हो जाएगा, देखो अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं 45 डिग्री रख देता हूँ जिससे क्या होगा साइन 45 दूना 90 हो जाएगा, और साइन 90 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, 1 में से बन गया 0, तो हमारे पास में 45 यहाँ रखोगे तो 0 आना चाहिए, ऐसा सोचते हो, लेकिन इससे देखो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इससे करने जाओगे ना तो ये तो 0 बन रहा है, ये हमारे पास क्या बनेगा साइन 90 क्या होता है 1 और 1 2 बनेगा, यहाँ तो ठीक है ये तो 2 बन रहा है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या बनेगा cos 45 क्या हो जाएगा 1/√2, साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2, तो बटा में भी तो 0 बन जाएगा, तो 0/0 का रूप हो जाएगा, तो हम लोग वैल्यू पुटिंग में हम लोग को अवॉइड करना है कि 0/0 ना बने। अब आप मान लो रखते हो 0 डिग्री, देखो मैं आपको सब चीजें सिखा रहा हूँ कि क्या चीज इश्यू कब आता है। साइन 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा तो 1 - 0 1 बनेगा, यहाँ पे भी 1 बनेगा, और यहाँ पे देखो साइन 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो cos बटा cos 1 बन जाएगा, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 1, तो हमारे पास सारा का सारा 1 हो गया आंसर। लेकिन जैसे ही ऑप्शन में जाओगे ना तो tan 0 भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये भी 0, 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 तो इसका मतलब क्या हो गया सारे के सारे 1 1 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ 0 रखने से। सेम केस 90 डिग्री में भी होगा, इसमें भी कुछ फायदा नहीं होगा, तो कहने का मतलब अब बचा हुआ है हमारे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो वो तो हार्ड है हमारे पास में ठीक है, तो इससे अच्छा हम बेसिक से ही जाएं, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना, जल्दबाजी में सिर्फ इसको 45 रख के चेक मत कर देना भाई टिक कर दिया, ये भी तो देखो, तो यहाँ पे इश्यू हो जाता है, 0/0 वाली वैल्यू नहीं रखते हम लोग। चलो अब हम लोग करते हैं बेसिक से सॉल्व, तो 1 - sin 2 थीटा, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना, माइनस sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, सेम टू सेम यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 1 को जगह पे हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, वही तो 1 ही होता है ना, इनटू c + s बटा c - s, इसी तरह से एग्जाम में लिखना है, ध्यान रखना, और इसी तरह से मतलब c और s लिखना है, ठीक है, बाकी स्टेप्स आप मन में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ c - s का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और s - c का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना इसको हम लोग दोनों लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास में आंसर देखना है कि हम लोग को c + s से काम बनेगा c - s से, क्योंकि स्क्वायर तो हम लोग को नहीं पता है ना कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, लेकिन इस तरह से हम लोग दोनों रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ c - s लिखा है ना, तो c - s लिखने से काम बनेगा, कटेगा, तो पहले c - s ही लिख देते हैं, c - s का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं c + s का स्क्वायर या फिर s + c का स्क्वायर, कुछ भी लिखो, c + s, प्लस में दिक्कत नहीं, माइनस में तो दिक्कत है ना, ये और ये तो दोनों चीजें अलग है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, स्क्वायर के केस में तो नहीं है, लेकिन जब काटेंगे तो फिर दिक्कत बढ़ेगी ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इनटू c + s बटा c - s, तो ये से तो इसका स्क्वायर कट गया, इससे ही इसका स्क्वायर कट गया, अब बचा c - s बटा c + s। अब यहाँ से c कॉमन ले लेता हूँ, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं दोनों में c का भाग दे देता हूँ, तो 1 - s बटा c, और ये हो जाएगा 1 + s बटा c, यही होता है कि नहीं होता, c कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बटा में आ जाएगा और ये c बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ से क्या होगा 1 - tan sin बटा cos क्या होता है 1 - tan बटा 1 + tan, 1 - tan, और ये सब देखो ये 2t था, तो जब इसलिए तो हमने जब यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा लगाया, बाकी सब t है, तो इसका मतलब हमारा आंसर t वाला है, ध्यान रखना tan t है, यहाँ पे ये tan t है, क्योंकि हमने सबको है ना 2t वाले रखे ही नहीं, हमने यहाँ पे सिंगल t कर दिया हमने, ठीक है, दुगने वाले को हमने सिंगल वाला बना दिया है, ठीक है, बाकी सब टी थे, तो हमारे पास ये 2t वाले आंसर नहीं है, वैसे तो 2t ऑप्शन ने दिया ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि फिर भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे पास में आंसर हो गया। अब मान लो, लेकिन मैं अगर मान लो s - c रखता, तो s - c रखता तो ये हमारे पास में माइनस में आता, तो ये आता t - 1 बटा 1 + t आता, ये ध्यान रखना, ये आता है हमारे पास में, तो ये भी आंसर सही है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, तो हमारे पास दिक्कत, मोल लेना ही क्यों है, ठीक है, दोनों होता है तो गड़बड़ हो जाता है, दोनों होता है तो दोनों आंसर हो जाते हैं, ओके नहीं तो फिर यहाँ पे कंडीशन दी हुई रहती है कि थीटा यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है, साइन cos से बड़ा है, ऐसे गंदी कंडीशन दी हुई रहती है, ठीक है। 2300 सवाल आगे, PQ और RS A और B पर प्रतिच्छेद करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है PQ और RS। अब समझना, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ये वाला थोड़ा ध्यान समझना। ये बोल रहा है कि दो वृत्त है,
मस्त। तो हमारे पास में यहाँ से क्या हुआ, एक यहाँ से क्या हुआ, दो वृत्त खींच रहे हैं कि पी क्यू और आर एस ए और बी पर प्रतिच्छेद करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है। तो ये पी क्यू है, ये आर एस है, ठीक है, और ये हमारे पास में ए है और ये हमारे पास में बी है। ध्यान रखना ए और बी है। अब क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों जब क्या बोले, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है। ए और बी जब दोनों और बढ़ाए जाते हैं तो क्रमशः एक्स और वाई पर स्पर्श करते हैं। समझना, ए और बी जब दोनों और बढ़ाए जाते हैं, ए और बी जब दोनों और बढ़ाए जाते हैं, मतलब ए और बी जब दोनों और बढ़ाए जाते हैं तो ऐसे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाया। तो ये क्या बोल रहा है, पी क्यू और आर एस से मिलते हैं यदि एक्स और वाई पर। तो हमारे पास ये एक्स पे मिला और ये वाई पे मिला। अब क्या बोल रहा है, ए बी 3 है, ए बी हमारे पास में 3 है, ठीक है, ये भी हमारे पास में 3 है, एक्स वाई बराबर 5 है। एक्स वाई टोटल हमारे पास में 5 है। ध्यान रखना, ऊपर से लगाकर नीचे तक ये पूरा पूरा टोटल हमारे पास में, यहाँ से एक्स वाई, यहाँ डायमीटर नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये सब पूरा पूरा 5 है। अब क्या बोल रहा है, पी क्यू की लेंथ बताओ, पी क्यू की। अब देखो यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझना, नहीं तो फिर आपके ऊपर से निकल जाएगी चीजें। तो ये समझना, अच्छा सवाल है, लेकिन एक चीज मैं इसको दो तरीके से सोचने का बताता हूं। अब मुझे बताओ, यहां तो हमें बोला ही नहीं कि पहला सर्कल कैसा है, दूसरा सर्कल कैसा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं इजी करवा रहा हूं आपके लिए, बहुत इजी चीज है, तो आपको सिर्फ ये समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मुझे बताओ कि ये तो हमें बोला ही नहीं कि भाई पहला सर्कल कैसा है, दूसरा सर्कल कैसा है, दोनों की रेडियस क्या है, कम छोटा मोटा है कि नहीं है। तो एक बड़ा और छोटा भी हो सकता है। आपका डाउट ये भी तो आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। ये हो सकता है, लेकिन आंसर इससे और इससे कुछ फर्क नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं बोला है। अगर हमारा आंसर दोनों में से कुछ डिफरेंस आता ना, भाई दोनों कंडीशन में रेडियस अलग अलग लेने से कुछ फर्क पड़ता तो हमारे लिए बोलता, इस सवाल में बोलता। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या है कि आंसर तो सेम ही है, इसलिए नहीं बोला है, नहीं तो फिर बोलता। तो हमारे पास आंसर सेम है, तो हम लोग क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि दोनों बराबर ले लेते हैं, तो हमारे लिए सिमेट्री हो जाएगी ना, चीजें सिमेट्रिकल हो जाएगी जैसे ही बराबर लेंगे। तो सिमेट्रिकल लेते ही हम लोग को पता चल जाएगा भाई ये वाली और ये वाली तो बराबर होगी, इधर वाली और इधर वाली भी बराबर होगी। कहने का मतलब इधर वाली के बराबर होगी, मैं 3 3 लगा देता हूं यहाँ पे, और ऊपर वाली नीचे वाली के बराबर होगी। तो इसका मतलब अगर 3 है तो 5 अगर ये है तो ये 1 और ये 1 होगा। और एक चीज ध्यान रखना, वैसे ये वाली जो चीजें ना 1 और 1 वाली, ये जो चीजें है 1 और 1 वाली, ये ना वैसे इसके अंदर में भी रहती है। ध्यान रखना, इसको भी अगर मैं ऐसे मिला दूं ना, ऐसे मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर में थोड़ा डंका बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे अगर मैं मिला दूं ना, अगर ये हमारे पास में इस तरह से लाइन जा रही है और एक इधर से जा रही है, और इस तरह से अगर मैंने इसको मिला दिया तो भी ये ऊपर वाली और नीचे वाली बराबर ही रहती है, लेकिन आपको दिखता नहीं है यहाँ पे बराबर, ठीक है, आपको समझ नहीं आता है। तो इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब सिमेट्रिकल लेंगे तो आपको ऑब्वियसली आपको पता ही है कि बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। तो हमारे पास बताओ 3 अगर ये है, टोटल 5 है, तो 1 ऊपर होगी और 1 नीचे होगी। इतना समझ में आ गया होगा, 1 ये होगी और 1 ही ये होगी। इतना समझ में आ गया आपको। अब मुझे बताओ कि अब मैं आपको अच्छी चीज बताता हूँ। एक मुझे बताओ, ये वाली थ्योरम आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना। ये तो कि हमारे पास जब भी एक टेंजेंट होता है, और एक सीकेंट यहाँ से जाती है, जब छेदक रेखा यहाँ से जाती है, तो टेंजेंट का ये टेंजेंट मान लो, टेंजेंट का, और ये हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक ए मान लो, और टोटल हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ टेंजेंट का स्क्वायर जो रहता है वो ए बी रहता है कि नहीं रहता है? बाहर वाली और पूरी टोटल रहती है ना, टेंजेंट का स्क्वायर बराबर ए बी रहता है। तो अब यहाँ पे सेम टू सेम चीज लगेगी। यहाँ पे सेम चीज क्या लगेगी वो यहाँ पे देखना, मैं जो जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ वहाँ देखना। इस पॉइंट से मुझे बताओ, इस पॉइंट से ध्यान रखना, इस पॉइंट से देखो, एक तो ये टेंजेंट है, यहाँ पे इसमें टेंजेंट जा रही है, और ये इस मुझे बताओ इस वाले लेफ्ट वाले वृत्त के अंदर, लेफ्ट वाले सर्कल के अंदर में ये एक सेकेंट है कि नहीं है ना, एक सेकेंट। इधर से देखो, इधर से देखोगे तो ये इस वाले पॉइंट से इधर तो हमारे पास टेंजेंट है और ये हमारे पास सेकेंट है। मुझे बताओ, अब हम लोग टेंजेंट की लेंथ नहीं निकाल सकते क्या? पीएक्स नहीं निकाल सकते क्या? तो पीएक्स का स्क्वायर क्या होगा? पीएक्स का स्क्वायर बराबर होगा पीएक्स इंटू ए, मतलब सॉरी एक्स ए इंटू एक्स बी। यही होगा कि नहीं होगा? ये होगा ना, सेम टू सेम एक्स ए इंटू एक्स बी। तो पी एक्स का स्क्वायर हमारे पास में निकालना है, और एक्स ए हमारे पास में कितना दिया हुआ है? एक्स ए हमारे पास में 1 है, और एक्स बी हमारे पास में कितना दिया हुआ है? 3 और 1 4। पूरा मत ले लेना, यहां तक ही लेना है, 3 और 1 4। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4 और 4 का हो जाएगा, पी एक्स बराबर 2 हो जाएगा, पी एक्स बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में सवाल ये आता है कि दोनों तो बराबर है, लेकिन अब आपको बात ये आएगा कि सर यहाँ तो आपको बराबर है, सिमेट्रिकल माना, लेकिन अगर छोटा मोटा मानते हैं तो हमारे पास पता ही नहीं चलता कि ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो इसको भी मैं प्रूफ करवा देता हूँ। अब आप इस कंडीशन से सिर्फ इससे इधर देखो, सेम जो इधर काम किया ना लेफ्ट साइड में, वैसा ही काम राइट में करो। तो राइट में भी तो यही है, ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, बात तो वही है ना, टेंजेंट है और ये छेदक रेखा है। तो एक्स क्यू का स्क्वायर भी तो यही होगा, एक्स क्यू का स्क्वायर जो होगा वो भी तो एक्स ए इंटू एक्स बी होगा,
यही होगा ना। तो x a इंटू एक्स भी, x a इंटू एक्स भी, इसका मतलब px और xq है ना, चाहे रेडियस सेम हो चाहे नहीं हो, ये दोनों बराबर ही होते हैं। px और xq बराबर होते हैं और ऊपर वाला और xa और yb भी बराबर होते हैं। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखो। तो हमारे पास में दोनों केस के अंदर में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो हमारे पास ये भी बराबर होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा यहाँ पे भी xq, सॉरी px नहीं xq, तो xq भी हमारे पास में 2 आ जाएगा यहाँ से। तो xq भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, तो 2 और 2 टोटल 4 बन गया। तो हमारे पास हो गया इसका भी आंसर, 2 और 2 4। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया ना तो एक लाइन के अंदर में मैं वापस बता देता हूँ, जिससे कि आपकी चीज़ें आसान हो जाए। एक ये सर्कल बना हुआ था हमारा, एक टेंजेंट यहाँ पे खींची हुई थी और एक टेंजेंट मानना इसको, ये टेंजेंट खींची हुई थी और ये भी टेंजेंट खींची हुई थी, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींचा था मैंने ऐसे। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये 3 है और ये टोटल 5 डिस्टेंस इसमें, तो ये 1 होगा और ये भी 1 होगा कि नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इधर वाली चीज़ और इधर वाली चीज़ भी बराबर होती है, चाहे अब रेडियस दोनों सर्कल की सेम हो या नहीं हो। एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ें याद कर लो, ठीक है। इधर वाली जितनी होती है उतनी की उतनी इधर वाली होती है। तो जब एक ये है और एक ये 3 है, तो मुझे बताओ इसका स्क्वायर, ये तो इधर पॉइंट से इस पॉइंट से देखो, इधर में क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसको मैं x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो x का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर से बाहर वाला ये सेकेंड है, ध्यान रखना। तो 1 इंटू 3 और 1 4, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो जब ये 2 है तो ये भी 2 होगा, सेम टू सेम, जैसे इस टाइप से लेफ्ट में किया वैसे ही राइट में करोगे तो ये भी 2 ही आएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये होगा 4, बता दिया है मैंने 2 बार, ठीक है। 24वां, ये अच्छा सवाल था वैसे, ठीक है। जिसको आता है वो देखने का नजरिया है, बाकी तो सब ठीक ही है। किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, तो किसी वस्तु की कीमत में क्या हुआ, 2 बार इंक्रीज हुआ। जो लास्ट में हमारे पास में जो प्राइस हुई ना वो 2295 हो गई। शुरुआत में उसकी 1000 रुपये थी उसकी प्राइस, तो 1000 रुपीज थी। उसके बाद में क्या हुआ, दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि, दूसरी बार में जो इंक्रीज हुआ है ना वो पहली बार के इंक्रीज से प्रतिशत वृद्धि से दुगना है। दूसरी बार कीमत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो देखो ये बोलना ये चाह रहा है कि मान लो कि कोई पहले हमारे पास में कोई भी प्राइस ही, मान लो ए प्राइस है, बाद में बी प्राइस बन गई, ठीक है। तो यहां से बोल रहा है कि पहली बार में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ना, मान लो कि यहाँ पे प्लस में x% हुआ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, दूसरी बार में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ना वो इसका दुगुना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ध्यान रखना। इससे ये x% दुगुना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तब जाकर ये वैल्यू आई है। तो मुझे एक बात बताओ, हम लोग को निकालना कौन सा है, दूसरी बार में निकालना। तो हम लोग को ये निकालना, ध्यान रखना, ये निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, हम लोग ये काम करते हैं, पहले देखते हैं कि टोटल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ यहां से यहां। ये तो सक्सेस होगा ना, x और 2x का सक्सेस आएगा, टोटल इंक्रीज को मान लो मैं i मान लेता हूं। तो i% कितना परसेंट इंक्रीज हुआ मुझे बताओ। अगर कोई चीज 1000 रुपए की है और वो 2295 रुपए हो गई है, इसका मतलब 1295 का इंक्रीज हुआ है। तो मतलब ये 1000 पे इतना रुपए का इंक्रीज हो गया, मतलब 129.5% इंक्रीज हो गया ना, इतना का इंक्रीज आया है, सिर्फ इंक्रीज। तो 129.5% इंक्रीज। तो मुझे बताओ किसका सक्सेसिव है जो 129.5 बनेगा, मुझे बताओ। और ये ध्यान रखना, ये दूसरी बार के परसेंटेज है ऑप्शन में क्या है, दूसरी बार के। तो दूसरी बार अगर 35 है, तो पहली बार में 17.5 होगा। तो मुझे बताओ 17.5 और 35 का कभी 129.5 हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। इंक्रीज कितना ही होगा, 35 और 17 कितना होता है, लगभग 20 मान लेते हैं लोग, 20 से मान लेते हैं, 17.5 का 20 मानते हैं। तो 35 और 20 कितना होगा, 55, और 35 इंटू 20 कितना होता है, 70, मतलब 7% और, तो 7% और 55 और 7 भी 62 होता है। तो ये तो होगा ही नहीं। सेम केस यहाँ पे भी है, अगर हम लोग 65 ले लेते हैं और अब 25 भी हमारे पास नहीं होगा, जब 35 नहीं हुआ तो 25 कैसे होगा। अब बचा हुआ तो ये दोनों है, तो इस दोनों में से हम दोनों क्यों चेक करें, पहले हम लोग 70 वाला चेक करेंगे ना, इजी चेक करेंगे ना, 65 क्यों करेंगे चेक। तो ये 70 है और ये हमारे पास 35 हो जाएगा, आधा होगा ना इसका। तो 35 और 70 का क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, 105। तो यही हो गया डायरेक्ट। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 35 + 70 + 35 × 70/100, ऐसे ही निकलता है ना। तो 35 और 70 तो हो गया 105, प्लस 35 × 70 कितना हो जाएगा, 7 × 35 का 5, हसल का 3 7 21 22 23 24, तो ये हो जाएगा 24.5। तो ये हो जाएगा 129.5। तो ये ऑप्शन मैच कर गया, 129.5 129.5, तो आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका भी है हमारे पास में, बेसिक अप्रोच क्या है, बेसिक अप्रोच तो फिर यही कहता है हमारे पास में कि 1000 रुपये की कोई चीज़ है, उसमें हमने क्या किया, 1 प्लस मान लो x बढ़ाया, पहले 1 + x/100, और दूसरी बार में हमने क्या किया, 1 + 2x/100, और बराबर में हो जाएगा 2295, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग हम लोग का आंसर 2x है, ध्यान रखना, ये 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, फिर उसका दुगुना कर देना, ध्यान रखना। x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो 35 आएगी, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो x की वैल्यू 35 आएगी, तो x की वैल्यू 35 आएगी, तो हमारा आंसर 2x होगा, ध्यान रखना, दूसरी बार का पूछा है। तो 2x हमारे पास में हो जाएगा 70, ठीक है, 2x बराबर हो जाएगा 70, ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये गंदा तरीका है, इस तरह से नहीं करना। इसमें भी आके आप लास्ट में वैल्यू ही पुट करोगे ऑप्शन से उठा के। तो मैंने जो बताया वो आपका बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। चलो आगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हम लोग को इसकी। एक चीज़ ध्यान रखना, मैक्सिमम वैल्यू जो निकालनी है ना,
मैक्सिमम और मिनिमम, ये चीज़ें क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की लोग छोड़ के जाते थे, छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर आप छोड़ दिया ना तो इसके अंदर में तो आप गैस वर्क भी नहीं कर पाओगे बहुत आसानी से, ठीक है। तो आपके लिए ये केस फिर छोड़ने वाला हो जाएगा, एकदम इजी सवाल भी छोड़ने वाला, तो इसके कम से कम फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। जब भी 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जब भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया हुआ रहे ना तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना वो होती है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस नहीं होता बीच में ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वे प्लस में सेम रहती है, प्लस और माइनस रहता है। तो इसका हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 3 3 9, 9 और 4 13, तो 13 हो जाएगा, तो रूट 13 हो जाएगा, तो रूट 13 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देखो 25 सवाल हमारा इस पेपर के तो हो गए हैं, लेकिन ये 23वां सवाल था जो पिछले शिफ्ट का था, जो मैंने पिछला लेक्चर लिया था, उसमें क्या हुआ था, सारा कॉन्सेप्ट तो मैंने सबको सही बताया, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर में थोड़ा जोड़ बाकी में एरर हो गई थी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके जोड़ बाकी में भी एरर ना रहे, तो मैं यहाँ पे ये सवाल वापस करवा देता हूँ, ठीक है वापस। तो जोड़ बाकी में ही एरर हुई थी, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने सारा बता ही दिया था, तो ठीक है। जोड़ते टाइम में बताऊंगा कहाँ पे एरर हो गई थी, इक्वेशन लिखते वक्त प्लस की जगह पे प्लस की जगह पे मैंने माइनस लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस करवा देता हूँ। एक परिवार में क्या हुआ, पति पत्नी और बेटे की संयुक्त आयु 90 वर्ष है, तो मुझे बताओ कि एक है हस्बैंड, ठीक है, और एक उसकी वाइफ है, और एक उसका बेटा है, ठीक है, और सबकी आयु की एज क्या है 90, मतलब सबका सम क्या है 90। पति सबसे बड़ा है, हस्बैंड सबसे बड़ा है, पति और पत्नी की आयु में अंतर उनके बेटे की आयु का 1/3 है। अब मुझे बताओ कि जब भी किसी का डिफरेंस हमारे पास में क्या, बेटे की आयु का 1/3 है, हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग आयु का हम लोग 1/3 करेंगे ना, तो इसका आपको पता है कि भाई बेटे की कुछ ऐसी एज मान लेता हूं मैं जिससे कि उसका 1/3 करना आसान हो, नहीं तो 1/3 हमारे पास में दिक्कत हो जाएगा ना। 1/3 हम लोग एक काम करते हैं, इसकी एज 3y मान लेते हैं, बेटे की एज 3y करोगे तो हम लोग जब भी 1/3 की नीड रहेगी तो 3 तो कट जाएगा, तो मानने में हम लोग y मानेंगे तो y/3 करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा 1/3 कर देते, मतलब 3y मान लेते हैं। 10 वर्ष बाद बेटे की आयु उसके पिता की आयु की 10 वर्ष बाद, वेट ए सेकेंड ओनली, तो अब क्या हुआ 10 वर्ष बाद में उसके बेटे की आयु 10 वर्ष बाद में बेटे की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। मुझे बताओ पिता की आयु की आधी, तो मतलब पिता की आयु की कहीं ना कहीं पे मुझे आधा करने की जरूरत रहेगी, तो क्यों ना मैं ऐसा नंबर मानता हूं जिसको आधा करना आसान हो, तो मैं इसको आधा करना आसान हो तो 2x मान लेता हूं, ठीक है। अब इसको 2x मान लिया, इसको 3y मान लिया, ताकि जब भी जरूरत पड़े आधा और 1 3y करने में आसानी हो। आगे क्या हुआ, उसकी माँ की वर्तमान एज बताओ, लेकिन पहली इक्वेशन क्या बोली थी, यहाँ पे एक और चीज बोला, पति सबसे बड़ा है, एक चीज ध्यान रखना, पति सबसे बड़ा है, तो पति तो सबसे बड़ा है, पति और पत्नी की आयु में जो डिफरेंस है वो उसके बेटे की आयु का 1/3 है। मुझे बताओ बेटे की आयु तो 3y है, उसका 1/3 क्या होगा, y होगा ना, बेटे की आयु का 1/3 क्या होगा, y, तो मतलब पति और पत्नी की आयु में जो डिफरेंस है ना वो y का डिफरेंस है, लेकिन पत्नी छोटी भी है, पत्नी बड़ी हो भी सकती है ना, ऐसा नहीं है ना नहीं हो सकती, पत्नी बड़ी भी हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को साफ साफ बोला है पति सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब वाइफ है ना, जरूर डिफरेंस अगर y का है तो इसका मतलब पति से 2x माइनस y ये छोटी होगी, तभी तो इनका डिफरेंस y है ना, करके भी देख लो, डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। 2x में से 2x गया तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस y, तो ये तो कट गया, तो y का ही डिफरेंस है ना, तो ये मैंने डिफरेंस निकाल के भी बता दिया, तो इनका डिफरेंस y है, ध्यान रखना ये डिफरेंस है ना y का है, तो y का जब डिफरेंस है तो हमारे पास में, और ये हमारे पास 3y और ये पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई। अब मैंने क्या बोला कि तीनों की आयु का जो योग है ना वो 90 वर्ष है, तो मैंने कल एरर क्या कर दी थी कि इनको जोड़ते वक्त थोड़ा क्या हो गया था, 2x और 2x 4x हो गया, और माइनस वाई और 3y हो गया 2y, प्लस के 2y बराबर 90, लेकिन जल्दबाजी में मैंने ये प्लस 2y की जगह माइनस 2y लिख दिया था, ठीक है, तो फिर इक्वेशन का एरर आंसर थोड़ा चेंज हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो 2x प्लस 4x प्लस 2y बराबर 90 डिग्री है, और नॉट डिग्री, 4x प्लस 2y बराबर 90 है। आगे क्या बोल रहा है, पति और पत्नी की आयु में अंतर उनके बेटे की आयु का 10 वर्ष बाद बेटे की आयु पति की आयु क्या दी होगी, 10 वर्ष बाद बेटे की आयु, मुझे बताओ 10 वर्ष बाद बेटे की आयु क्या होगी, बेटे की आयु 10 वर्ष बाद तो हो जाएगी 3y प्लस 10। 10 वर्ष बाद बेटे की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी, पिता की आयु कितनी होगी 2x, पिता की आयु क्या है 10 वर्ष बाद में 2x, 10 वर्ष बाद में 2x प्लस 10 हो जाएगा ना, 10 वर्ष बाद में पिता की आयु क्या होगी 2x प्लस 10। अब उसका क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद बेटे की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी, पिता की आयु की आधी, ये हो गया पिता की आयु की आधी, तो 2x प्लस 10 बटा 2 बराबर 3y प्लस 10। तो हमारे पास पहली इक्वेशन तो क्या आएगी, पहली इक्वेशन थोड़ा सा मैं सोल्व कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 2 से काट भी देता है, 2x प्लस y बराबर 45, ये तो पहली इक्वेशन थी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको सोल्व कर देते तो 2x प्लस 10, या फिर इसको मैं 2 से अलग अलग डिवाइड भी कर दूँ तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3y प्लस 10, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 5,
10 में से 5 के 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 से गुणा कर दिया पूरा। अब इसको घटा देते हैं, तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस है ना, ये करेंगे तो हमारे पास में जाएगा 6 और 1 7, 7y बराबर में इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास में जाएगा 35, तो y बराबर आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। अब मुझे बताओ y की वैल्यू यहाँ से 5 आई तो यहाँ रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 20, ठीक है, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 20। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है उसकी माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की तो एज 2x माइनस वाई है, तो 2x माइनस वाई हमारे पास में कितना आ जाएगा, 20 दूना 40 माइनस वाई हमारे पास हो गया 5, तो हमारे पास हो जाएगा 35, लेकिन ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कल थोड़े गलती से मैंने 45 कर दिया था क्योंकि यहाँ से मैंने इक्वेशन जोड़ते वक्त यहाँ से माइनस लिख दिया था, 4x माइनस 2y, ठीक है, तो 4x प्लस 2y था वो, तो ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने सारा कल ही बता दिया था, तो आपने बहुत जनों ने कर ही लिया होगा सही, ठीक है, तो ये हो जाएगा 35, ठीक। चलो, आपको अगर सब कुछ बहुत अच्छा लगा है, वैसे आज मैंने ना बहुत ही इन डेप्थ धीरे धीरे सब कुछ एक एक करके समझाया है पूरा का पूरा, बहुत धीरे धीरे और 3 4 मेथड से बताया है। अगर आपको चीज़ें पसंद आई है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसा लगा आपको। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, लाइक करना, शेयर करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि आप जब भी लेक्चर को खत्म करो ना तो आप डन लिख दिया करो, बस इतना सा मेरे लिए कर लो, बाकी कुछ मत करो। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता ना मैं क्या लिखूं, आप डन लिख दो और कमेंट सेक्शन के अंदर में जाओ और डन लिखो। डन लिखने से क्या होगा, मुझे तो एक तो पता चलेगा लेकिन वीडियो को भी पता चलता है कि कितने लोगों ने देखा है, ठीक है, लोगों को कितने लोगों ने देखा है। और आप अपना अगर कमेंट लिखोगे तो और भी अच्छा होगा, नहीं तो डन तो आपको लिख के ही जाना है कितने जनों ने देखा है। बाकी अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा वो आप कमेंट करके मुझे बताओ। चलो, और वन शॉट सीरीज को देखना मत भूलना, आपके लिए सिलेक्शन की राह वही है, वहीं से सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो, बाय बाय, थैंक यू।